हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस विक्रम सरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। आज की क्लास में जेआईएल के अंदर हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं ये आर्बिट्रेशन और कंसिलेशन क्या है, किस पर्पस के लिए जो ये एक्ट आया था 1996 क्या है। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। इसमें दो चीजें हैं, एक तो इसके अंदर है आर्बिट्रेशन, एक इसके अंदर है कॉन्सिलिएशन। इसके बारे में हम बात करेंगे, आर्बिट्रेशन क्या होता है, कंसिलिएशन क्या होता है। अब ये आया कब था, ये एक्ट जो था ये आया था, केम इनटू फोर्स 22 अगस्त 1996 के अंदर। 22 अगस्त 1996 के अंदर। अब इस एक्ट को लाने का मेन रीजन क्या था, इस एक्ट को लाने का मेन रीजन था कि भाई टू अवॉइड लेंथी लिटिगेशन। ये कहना चाह रहा है कि भाई कोर्ट की लेंथी लिटिगेशंस को अवॉइड करना, क्योंकि अगर एक बार क्या होता है, कोई केस कोर्ट में स्टार्ट हो जाता है, कोई भी केस कोर्ट में स्टार्ट हो जाता है तो वो एक तो टाइम कंज्यूमिंग होता है, दूसरा कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन ज्यादा होती है, लेंथी प्रोसीडिंग्स होती है। बट इस चीज को अवॉइड करने के लिए कि भाई अगर किसी दो पार्टी के बीच में इफ देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन टू पार्टीज, तो फिर क्या होगा, अगर यहाँ पे डिस्प्यूट है दो पार्टी के बीच में, देन दे कैन resolve the same through arbitration। आर्बिट्रेशन एक तरह से क्या होता है कि भाई आप म्यूचुअली क्या करते हो, डिसाइड करके आर्बिट्रेशन के थ्रू, मतलब लेंथी लिटिगेशन में ना जाके, कोर्ट केसेस में ना जाके, एक तरह से सेटलमेंट के थ्रू क्या कर सकते हो, अपनी चीजें रिजोल्व कर सकते हो। क्लियर है, आगे बात करते हैं। असेंशियल फीचर ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। essential feature of arbitration agreement। क्या है essential feature arbitration agreement के? पहला तो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो ये arbitration agreement है ये रिटन में होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए। it must be in written, it must be signed by the party to the agreement, there must be intention of the party to submit any probable dispute to the arbitration। ये कहना चाह रहा है कि भाई सबसे पहले जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होगा वो रिटन में होना चाहिए। दूसरा, भाई जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है वो साइंड बाय पार्टीज होना चाहिए, साइंड बाय पार्टी टू द आर्बिट्रेशन। और भाई यहां पर इंटेंशन होनी चाहिए पार्टी की क्या होनी चाहिए,
इंटेंशन, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आपने बना के, पार्टी चाहती है टू सबमिट एनी प्रोएबल डिस्प्यूट टू द आर्बिट्रेशन, टू सबमिट एनी प्रोएबल डिस्प्यूट टू द आर्बिट्रेशन। और आर्बिट्रेशन जो है, जो ये एग्रीमेंट बना है, ये हैज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। बीइंग एन एग्रीमेंट इट मस्ट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट may be in the form of arbitration clause in the contract। देखो क्या हो सकता है, जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हो सकता है या तो किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन द फॉर्म ऑफ क्लोज हो सकता है। मान लो कोई सेल डीड बनी, कोई रेंट एग्रीमेंट बना, कुछ भी, उनके बीच में या तो ऐसा क्लोज हो सकता है, एक क्लोज होता है, लास्ट में आप चेक करोगे कोई भी एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट के एंड में एक आर्बिट्रेशन का क्लोज होता है, या तो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एज ए क्लोज आ सकता है, या फिर आप अलग से एग्रीमेंट कर सकते हो। तो आपका जो एसेंशियल चीजें जो होती हैं आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के लिए, वो राइटिंग में होना चाहिए, पार्टी द्वारा साइन होना चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए पार्टी की टू सबमिट द डिस्प्यूट टू द आर्बिट्रेशन, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के एक्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और उसके बाद क्या होना चाहिए, या तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्लोज की फॉर्म में हो सकता है, या फिर एक सेपरेट एग्रीमेंट की फॉर्म में होकर चल सकता है। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज इन राइटिंग इफ इट इज कंटेनिंग, ये कहना चाह रहा है कि भाई किस तरह से करेंगे, आर्बिट्रेशन agreement is in writing if it is contained in, क्या होना चाहिए, अगर कोई आर्बिट्रेशन क्लोज किसी डॉक्यूमेंट में है, इट इज कंटेन इन अ डॉक्यूमेंट, आपने डॉक्यूमेंट पे कोई आर्बिट्रेशन क्लोज डाल दिया किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, या अलग से आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट डाल दिया, और उस डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट, इट इज कंटेन इन अ डॉक्यूमेंट, आपने किसी डॉक्यूमेंट पे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट डाल दिया जिसको साइंड किया गया है बाय दी पार्टीज, उसको पार्टीज के द्वारा साइन किया गया है। दूसरा, एन एक्सचेंज ऑफ लेटर, टेलेक्स, टेलीग्राम, अदर मीन्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंक्लूड कम्युनिकेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, या फिर अगर आपने कोई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट लेटर के थ्रू किया है, टेलीग्राम के थ्रू किया है, या किसी दूसरे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू किया है, इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स विच प्रोवाइड अ रिकॉर्ड ऑफ द एग्रीमेंट, आपने कोई एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट पे किया है, या फिर उस डॉक्यूमेंट को, या तो आपने कोई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट किसी डॉक्यूमेंट पे किया है और उस डॉक्यूमेंट को पार्टी द्वारा साइन किया गया है, या फिर आपने कोई एग्रीमेंट किया है एक्सचेंज ऑफ लेटर के थ्रू, टेलेक्स के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, मीन्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू, या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू जो कि प्रोवाइड करते हैं रिकॉर्ड ऑफ द एग्रीमेंट। क्लियर है? तीसरा, आपने कोई एग्रीमेंट किया है एक्सचेंज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ क्लेम and defense in which existence of agreement is alleged by one party and not denied by other party। क्या हुआ कि भाई आपने कोई स्टेटमेंट एक्सचेंज की, क्लेम की या डिफेंस की, जो कि एग्जिस्ट करती थी एग्रीमेंट में, जिसको एलीज किया गया है वन पार्टी के थ्रू और जिसको दूसरी पार्टी ने डिनाई नहीं किया। The reference in a contract to document containing arbitration clause, किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर आर्बिट्रेशन क्लोज डला हुआ है तो उसे भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बोला जाता है।
if contract is in writing and the reference is such to make that arbitration clause part of the contract. तो वही किस तरह से हम मानेंगे कि कोई भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है वो राइटिंग में है, पहले या तो वो किसी अलग से सेपरेट डॉक्यूमेंट पे बना है और उस डॉक्यूमेंट को कोई भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट आप कब कहोगे कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट रिटन में है और उसको प्रॉपरली साइन किया गया है बाय द पार्टीज। तो पहला जो है कोई भी इस कब कहोगे इसे, जब कोई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को कब कहोगे कि वो रिटन में है। पहला, अगर वो किसी डॉक्यूमेंट पे है, वो किसी डॉक्यूमेंट पे बना है और उस डॉक्यूमेंट को साइंड किया गया है बाय दी पार्टीज, उस डॉक्यूमेंट को साइन किया गया है बाय दी पार्टीज टू द एग्रीमेंट। दूसरा, या फिर आपने कोई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बनाया है इन एक्सचेंज ऑफ लेटर, टेलेक्स, टेलीग्राम और अदर मीन्स ऑफ communication, including communication through electronic means, which is provide the record of the agreement, including communication through इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। या फिर आपने कोई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बनाया है किसी एक्सचेंज ऑफ लेटर के थ्रू, टेलेक्स के थ्रू, टेलीग्राफ के थ्रू, किसी ईमेल के थ्रू, जो कि रिकॉर्ड प्रोवाइड करते हैं एग्रीमेंट का कि भाई हाँ एग्रीमेंट हुआ था। एग्जिस्टेंस ऑफ एन एक्सचेंज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस इन विच द एग्जिस्टेंस ऑफ एग्रीमेंट इज एलिज बाय वन पार्टी एंड, मतलब अगर कोई क्लेम था या कोई डिफेंस था जिसमें एक पार्टी क्या करती है कि भाई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है और दूसरी पार्टी उसको डिनाई नहीं करती, ये कहना चाह रहा है कि कोई स्टेटमेंट ऐसी दी, कोई स्टेटमेंट जो थी वो एक्सचेंज हुई है, कोई स्टेटमेंट एक्सचेंज हुई है एन एक्सचेंज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस, कोई स्टेटमेंट थी जो क्या हुई है, एक्सचेंज हुई है, किसमें, क्लेम एंड डिफेंस में, इन विच एग्जिस्टेंस ऑफ द एग्रीमेंट इज एलिज बाय वन पार्टी, जिसमें एग्रीमेंट की एग्जिस्टेंस को एलिज किया है वन पार्टी के थ्रू और जिसको डिनाई नहीं किया दूसरी पार्टी ने। एंड द रेफरेंस इन अ कॉन्ट्रैक्ट टू डॉक्यूमेंट कंटेन आर्बिट्रेशन क्लॉज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। तो काफी सारी चीजें हैं कि भाई अगर कोई आर्बिट्रेशन क्लोज जो है किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंटेन है और वो क्लोज बता रहा है कि ये आर्बिट्रेशन क्लोज कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, तो वो भी क्या होगा, वो भी मान के चलेंगे आपका जो एग्रीमेंट है वो रिटर्न में है। पावर ऑफ जुडिशियल अथॉरिटी टू रेफर पार्टी टू आर्बिट्रेटर, पावर ऑफ judicial authority to
रेफर पार्टीज टू आर्बिट्रेटर, ये वाला टॉपिक आर्बिट्रेटर। सेक्शन 8 ऑफ द आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन एक्ट बात करता है पावर ऑफ जुडिशियल अथॉरिटी। अब किन किन कुछ कंडीशंस होती है कब जुडिशियल अथॉरिटी केस को आर्बिट्रेटर के पास रेफर करेगी, किन किन सिचुएशन में, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जो फुलफिल होनी चाहिए। कब कब एक जुडिशियल अथॉरिटी किसी मैटर को आर्बिट्रेटर के पास रेफर करेगी। बात करते हैं। फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर जुडिशियल अथॉरिटी रेफर पार्टी टू आर्बिट्रेटर। पहला, देयर शैल बी अ वैलिड आर्बिट्रेटर एग्रीमेंट। पहला तो यहां पर एक आर्बिट्रेटर एग्रीमेंट होना चाहिए। जो भी सब्जेक्ट मैटर है वो विद इन द स्कोप ऑफ आर्बिट्रेटर एग्रीमेंट होना चाहिए, जो भी मैटर है। तो पहला क्या होगा, देयर शैल बी अ वैलिड आर्बिट्रेटर एग्रीमेंट। पहला तो ये होगा कि यहां पर एक वैलिड आर्बिट्रेटर एग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरा ये होगा कि जो सब्जेक्ट मैटर है, सब्जेक्ट मैटर शैल विद इन दी स्कोप ऑफ आर्बिट्रेशन होना चाहिए। तीसरा, द एप्लीकेशन मस्ट बी मेड बाय पार्टी टू द, और जो आर्बिट्रेशन के लिए एप्लीकेशन है वो कॉल लिखे मस्ट बी मेड बाय आर्बिट्रेशन मेड बाय पार्टीज टू द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। पहला क्या होगा, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होना चाहिए, और जो मैटर है, जो केस है, जो मुद्दा है, वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के स्कोप के अंदर होना चाहिए। जो जुडिशियल अथॉरिटी को एप्लीकेशन लगाएगा आर्बिट्रेशन के लिए, वो पार्टी जो होंगी आर्बिट्रेशन से रिलेटेड वो लगाएंगी। एप्लीकेशन मस्ट नॉट later than the date of submit is first statement of the substance of dispute। ये कहना चाह रहा है the application must not later than, ये कहना चाह रहा है कि भाई एप्लीकेशन जो है डेट ऑफ सबमिट हिज फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द सब्सटेंस ऑफ डिस्प्यूट की डेट के बाद की नहीं होनी चाहिए। एप्लीकेशन मस्ट बी अकम्पेड बाय आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, और जो आप एप्लीकेशन लगाओगे वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के साथ लगा के यहाँ पर चलोगे, कॉपी ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट अटैच करोगे, वो होना चाहिए। इट मस्ट बी नोट दैट वेयर ओरिजिनल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट और सर्टिफाइड कॉपी इज नॉट अवेलेबल with a party apply for reference to the arbitration under such clause 1 and the said agreement or certified copy is retained by other party to that agreement, then party so apply shall file such application along with the copy of arbitration agreement and a petition praying the court to call upon the other party to produce the original। मान लो दो पार्टी थी ए बी, जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की
ओरिजिनल कॉपी थी या सर्टिफाई कॉपी थी वो बी के पास थी। मान लो दो पार्टी थी आर्बिट्रेशन की, ए और बी। ए ने क्या किया, जुडिशियल अथॉरिटी में आर्बिट्रेशन के लिए अप्लाई किया। वो एप्लीकेशन के साथ कोई कॉपी, मतलब कोई भी फोटोकॉपी लगा सकता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड कोर्ट को ये भी प्रे कर सकता है कि भाई बी को बोला जाए ओरिजिनल कॉपी को वो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करें। क्लियर है? आगे बात करते हैं। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, कब एक जुडिशियल अथॉरिटी रेफर करेगी पार्टी टू द आर्बिट्रेटर, कि भाई अगर कोई मान लो ए और बी के बीच में डिस्प्यूट था, इन्होंने बोला कि भाई देखो हम जो है कोर्ट में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम अपने केस को आर्बिट्रेटर के पास लेके जाएंगे, म्यूचुअली सेटल करेंगे। तो अब उसके लिए जब ये कोर्ट के पास अप्लाई करेंगे कि भाई हमें आर्बिट्रेटर के पास रेफर कर दिया जाए, तो उसके लिए आपके क्या होगा, सबसे पहले तो आर्बिट्रेशन, सबसे पहले तो कोर्ट चेक करेगी कि क्या इनके बीच में कोई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है या नहीं है, और जो केस है इन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट है वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर आता है या नहीं है। एप्लीकेशन जो है पार्टी या तो ए या बी या आपस में दोनों मिलकर लगा सकती हैं, अप्लाई कर सकती हैं। और भाई एप्लीकेशन जो होगी मस्ट नॉट लेटर देन द डेट ऑफ सबमिटिंग इज फर्स्ट स्टेटमेंट ऑन द सब्सटेंस ऑफ डिस्प्यूट। एप्लीकेशन मस्ट बी अकम्पेनिड बाय आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। और जहां पर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की ओरिजिनल कॉपी या सर्टिफाइड कॉपी नहीं है पार्टी के पास, ये दूसरी पार्टी के पास है, तो एक पार्टी क्या करेगी, जो एप्लीकेशन लगा रही है वो एप्लीकेशन के साथ कोई भी फोटोकॉपी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की लगा सकती है, लेकिन साथ ही साथ कोर्ट से ये भी प्रे कर सकती है कि दूसरी पार्टी को बोला जाए कि वो ओरिजिनल कॉपी को प्रोड्यूस करके यहाँ पर चले, तो ये हो क्या पर चलेगा। अब बात आती है मैटर विच कैन और कैन नॉट रेफर टू द आर्बिट्रेशन। मैटर which can or cannot be referred to arbitration। कौन से मैटर हैं जो आर्बिट्रेशन में रेफर नहीं हो सकते और कौन से मैटर हैं जो आर्बिट्रेशन में रेफर हो सकते हैं। तो पहले बात करते हैं मैटर विच कैन बी रेफर टू आर्बिट्रेशन। कौन कौन से मैटर हैं जो आर्बिट्रेशन में रेफर हो सकते हैं। पहला, डिटर्मिनेशन ऑफ डैमेजेस इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिटर्मिनेशन ऑफ डैमेजेस इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वैलिडिटी ऑफ मैरिज, मैटर ऑफ राइट टू ऑफिस, टाइम बार्ड क्लेम। कोई भी टाइम बार्ड क्लेम है, मैटर ऑफ राइट टू ऑफिस है, वैलिडिटी ऑफ मैरिज है, डिटर्मिनेशन ऑफ डैमेज इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये सारे मैटर जो हैं आप रेफर कर सकते हो टू द आर्बिट्रेशन। अब कौन से मैटर हैं जो आर्बिट्रेशन में रेफर नहीं हो सकते, कैन नॉट। मैटर ऑफ डाइवोर्स, डाइवोर्स का मैटर आर्बिट्रेशन में नहीं जा सकता। मैटर ऑफ वैलिडिटी ऑफ विल, वैलिडिटी ऑफ विल से रिलेटेड कोई मैटर है वो भी आर्बिट्रेशन में रेफर नहीं हो सकता। गार्जियनशिप ऑफ माइनर, माइनर के संरक्षण से रिलेटेड अगर कोई मैटर है तो वो भी नहीं जा सकता। मैटर ऑफ लुनेंसी प्रोसीडिंग, मैटर ऑफ क्रिमिनल नेचर, तो क्रिमिनल नेचर का कोई मैटर है, लुनेंसी प्रोसीडिंग का कोई मैटर है, गार्जियनशिप ऑफ माइनर है, मैटर ऑफ वैलिडिटी ऑफ विल है, मैटर ऑफ डाइवोर्स है, ये कैन नॉट रेफर टू द आर्बिट्रेटर, ये आर्बिट्रेटर को रेफर नहीं हो सकते। आगे बात करते हैं। अब आता है हमारे आगे नंबर ऑफ आर्बिट्रेशन।
नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स, नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर, सेक्शन 10। इसकी बात करते हैं, नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर। ये कहना चाह रहा है कि जो पार्टीज हैं, मान लो ए और बी के बीच में डिस्प्यूट हुआ। अब ये अपना जो मैटर है वो कहां लेके जाना चाहते हैं, वो लेके जाना चाहते हैं आर्बिट्रेशन पे। ये अपने मैटर को आर्बिट्रेशन में लेके जाना चाहते हैं। तो उसके लिए ये इनको क्या करना पड़ेगा, आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना पड़ेगा। तो ये लिखता है सेक्शन 10 के अंदर नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर। ये कहना चाह रहा है कि पार्टीज आर फ्री टू डिटरमाइन, parties are free to determine the number of arbitrator, the numbers of arbitrator। पार्टी जो है वो फ्री है, वो कितने भी नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकती है, बट जितने भी नंबर के आर्बिट्रेटर वो अपॉइंट करेंगी, बट सच नंबर शैल नॉट बी, बट सच नंबर shall not be an even number। देखो, पार्टी कितने भी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर सकती है, बट वो इवन नंबर नहीं होना चाहिए। इवन नंबर क्या, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये नहीं होना चाहिए। हमेशा जो आर्बिट्रेटर का नंबर रहेगा वो ओड में होना चाहिए, ओड में। ये कहना चाह रहा है कि भाई पार्टी जो है वो कितने भी नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकती है, लेकिन जो उसका नंबर रहेगा वो ओड में होना चाहिए, या तो 1 या 3 या 5 या 7 या 9 या 11, ये होना चाहिए इस तरह से। और अगर पार्टी आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने में फेल हो जाती है तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ 16 आर्बिट्रेटर। तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या होगा, एक आर्बिट्रेटर होके यहाँ पर चलेगा। तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो होगा एक, वो कंसिस्ट होगा एक आर्बिट्रेटर से। वैसे तो पार्टी फ्री है, लेकिन जो नंबर होने चाहिए वो इवन नहीं होंगे, वो ओड होंगे। और अगर फेल हो जाते हैं पार्टी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने में, तो उस केस में क्या होगा, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ 16 आर्बिट्रेटर। क्लियर है, आगे बात करते हैं। अब हमारे पास आगे आता है अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, सेक्शन 11। According to section 11 subsection 1, person of any nationality may be arbitrator unless otherwise agreed by the party। कोई भी पर्सन किसी भी नेशनैलिटी का हो, वो वो क्या बन सकता है, आर्बिट्रेटर बन सकता है, जब तक कि अनलेस अदरवाइज एग्री बाय द पार्टी। अगर पार्टी ने आपस में डिसाइड किया है वो अलग बात है, लेकिन किसी भी नेशनैलिटी का, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेनर हो, कोई भी हो,
आर्बिट्रेटर बन सकता है, ठीक है ना। कोई भी हो आर्बिट्रेटर बन सकता है। सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 स्टेट दैट subject to section 11 subsection 6 the party are free to agree on a procedure for appointment the arbitrator or arbitrators। भाई जो पार्टीज हैं, parties are free to agree on a procedure for the appointment of arbitrator। ये कहना चाह रहा है कि भाई पार्टी फ्री है किस चीज के लिए, टू एग्री ऑन प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट आर्बिट्रेटर। तीसरा, सेक्शन 11 सबसेक्शन 6 प्रोवाइड दैट वेयर अपॉइंटमेंट प्रोसीजर एग्री बाय द पार्टी फेल टू एक्ट as required under that procedure or party or two appointed arbitrator to fail to reach an agreement expected of them under the procedure। ये कहना चाह रहा है कि भाई जो भी प्रोसीजर एग्री किया गया था उसमें पार्टी क्या कर जाती है, फेल हो जाती है टू एक्ट हैज रिक्वायर्ड अंडर द प्रोसीजर। जहां पर पार्टी फेल हो जाती है टू एक्ट हैज रिक्वायर्ड अंडर द प्रोसीजर and the party or two appointed arbitrator fail to reach an agreement expected of them under that procedure, or section 11 subsection 3 state that failing any agreement referred to in subsection 2 in arbitration with three arbitrator, each party shall appoint one arbitrator and two appointed arbitrator shall appoint the third arbitrator who shall act as presiding arbitrator। ये कहना चाहता है कि भाई वैसे तो क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर किस तरह से होगी। पहला ये कहना चाह रहा है कि भाई आर्बिट्रेटर जो होगा वो किसी भी नेशनैलिटी का हो सकता है अनलेस अदरवाइज बाय द एग्रीड बाय द पार्टीज। और सबसेक्शन 2 कहता है कि भाई पार्टी आर फ्री टू एग्री ऑन द प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। और जहां पर कोई प्रोसीजर, अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर था जिसमें पार्टी ने एग्री किया था लेकिन पार्टी फेल हो जाती है टू एक्ट हैज रिक्वायर्ड अंडर दैट प्रोसीजर, और पार्टी और टू अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर फेल टू रीच एन एग्रीमेंट एक्सपेक्टेड ऑफ देम अंडर द प्रोसीजर। और सेक्शन 11 सबसेक्शन 3 state that failing any agreement referred to in subsection 2 in arbitration with the three arbitrator, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हर एक पार्टी एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगी और जो दो, इसमें कैसे होगा, ए और बी के बीच में डिस्प्यूट था, ए अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगी, मान लो सी को किया, और बी अपना करेगी, मान लो डी को किया, और ये दो आर्बिट्रेटर जो है एक अलग से आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे, मान लो ई। तो दोनों पार्टी एक एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगी और जो दो आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुए हैं वो एक प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया। क्लियर है, वो एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे। आगे बात करते हैं, आर्बिट्रल अवार्ड क्या होता है। आर्बिट्रल अवार्ड क्या होता है, यहां पर अवार्ड का मतलब होता है जो भी डिसीजन लिया गया है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा। आर्बिट्रल अवार्ड इंक्लूड an interim award। सेक्शन 2 क्लोज 1 सब क्लोज सी, आर्बिट्रल अवार्ड इंक्लूड इंटरिम अवार्ड। अब आर्बिट्रल अवार्ड की प्रॉपर डेफिनेशन जो है नहीं बताई गई इसमें सेक्शन 2 क्लोज 1 सब क्लोज सी के अंदर, लेकिन दूसरे प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए आर्बिट्रल अवार्ड का मतलब होता है, अवार्ड का मतलब क्या होता है, अवार्ड का मतलब होता है
डिसीजन ऑफ आर्बिट्रेटर। अवॉर्ड का मतलब होता है डिसीजन ऑफ आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर जो डिसीजन लेता है उसको अवॉर्ड कहा जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अवॉर्ड। टू टाइप्स ऑफ अवॉर्ड, दो तरह के अवॉर्ड होते हैं। पहला फाइनल अवॉर्ड, दूसरा इंटरिम अवॉर्ड। फाइनल अवॉर्ड, दूसरा इंटरिम अवॉर्ड। फाइनल अवॉर्ड क्या होता है? फाइनल अवॉर्ड इज द फाइनल डिसीजन ऑफ आर्बिट्रेटर। फाइनल अवॉर्ड जो होता है वो फाइनल डिसीजन ऑफ आर्बिट्रेटर होता है। फाइनल डिसीजन ऑफ आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। और इंटरिम अवॉर्ड क्या होता है? द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कैन मेक इंटरिम अवॉर्ड और एनी मैटर विद रिस्पेक्ट टू विच इट मेक ए फाइनल अवॉर्ड। आर्बिट्रल अवॉर्ड इंक्लूड इंटरिम अवॉर्ड। ये कहना चाह रहा है कि भाई आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है, द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, भाई फाइनल अवॉर्ड देने से पहले जो भी अवॉर्ड दिया जाता है, कोई मैटर था जो भी येट टू बी डिसाइडेड है, अभी फाइनल नहीं हुआ, लेकिन कोई डिसीजन उसके रिगार्डिंग, कोई डिसीजन फाइनल डिसीजन नहीं है, वो कोई डिसीजन अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने दिया है तो वो इंटरिम अवॉर्ड बोला जाएगा। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कैन मेक इंटरिम अवॉर्ड ऑन एनी मैटर विद रिस्पेक्ट टू व्हिच इट मे मेक अ फाइनल। किसी भी मैटर्स के रिगार्डिंग अगर अभी फाइनल अवॉर्ड नहीं दिया गया, अगर कोई डिसीजन उसके रिगार्डिंग कोई आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने दिया है तो उसको इंटरिम अवॉर्ड बोला जाता है। आगे बात करते हैं। एसेंशियल रिक्विजिट्स कंटेंट ऑफ अ वैलिड अवॉर्ड। अब बात करते हैं एसेंशियल रिक्विजिट्स कंटेंट ऑफ अ वैलिड अवॉर्ड। एक वैलिड डिसीजन के लिए अवॉर्ड क्या है? डिसीजन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। एसेंशियल रिक्विजिट्स कंटेंट ऑफ अ वैलिड अवॉर्ड क्या है? एसेंशियल रिक्विजिट्स कंटेंट ऑफ अ वैलिड अवॉर्ड क्या है? तो पहला, एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी राइटिंग। सबसे पहले अगर कोई वैलिड अवॉर्ड है तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या है? उसके लिए सबसे पहले एक राइटिंग में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होना चाहिए। आर्बिट्रल अवॉर्ड रिक्वायर्ड टू बी मेड ऑन द स्टैम्प पेपर ऑफ अ प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू। और जो आर्बिट्रल अवॉर्ड दिया जाएगा वो स्टैम्प पेपर पर होना चाहिए एक प्रिस्क्राइब वैल्यू की। द अवॉर्ड इज टू बी साइंड बाय द मेंबर ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के जो भी मेंबर होंगे वो साइन होना चाहिए उन मेंबर के द्वारा। द अवॉर्ड शुड कंटेन द रीजन। डिसीजन के अंदर प्रॉपर रीजन होना चाहिए। However, there are two exceptions when award without reason is valid. बट इसकी एक्सेप्शन है जहां पर जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का डिसीजन है वो बिना रीजन के भी वैलिड होगा। पहला, जहां पर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट
एक्सप्रेसली प्रोवाइड करता है दैट नो रीजन आर टू बी गिवन, जहां पर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर साफ साफ ये लिखा है कि भाई अवार्ड जब दिया जाएगा तो उसके लिए रीजन की जरूरत नहीं है, और वेयर द पार्टी सेटल द डिस्प्यूट एंड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हैज रिकॉर्डेड द सेटलमेंट इन द फॉर्म ऑफ आर्बिट्रेशन अमंग एग्रीड, और जहां पर पार्टीज ने डिस्प्यूट को सेटल कर लिया है और सेटलमेंट को रिकॉर्ड कर लिया गया है इन द फॉर्म ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, तो वहां पे भी रीजन की जरूरत नहीं है। क्लियर है? आगे बात करते हैं। अवार्ड शुड बी डेट, भाई आप डिसीजन जो भी अवार्ड के साथ प्रॉपर डिसीजन देके चलोगे, द डेट ऑफ मेकिंग द अवार्ड शुड बी मेंशन इन द अवार्ड। द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इज अंडर ऑब्लिगेशन टू स्टेट द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन। आफ्टर द अवार्ड इज मेड, a signed copy should be delivered to each party for appropriate action। जैसे ही अवार्ड हो जाएगा, आफ्टर द अवार्ड इज मेड, signed copy should be delivered to each party for appropriate action, और साइंड कॉपी हर एक पार्टी को दी जाएगी। तो ये इसके क्या है? वैलिड रेक्विजिट है। आगे बात करते हैं। अब हमारे आगे आता है एडिशनल अवार्ड क्या होता है। एडिशनल अवार्ड क्या होता है, बात करते हैं। सेक्शन 33 बात करता है एडिशनल अवार्ड की। सेक्शन 33 सबसेक्शन 4 एडिशनल अवार्ड की बात करता है। Section 33 subsection 4 provide that unless otherwise agreed by the party, party with notice to other party may request within 30 days from the receipt of arbitral award, the arbitral tribunal to make additional arbitral award has to claim presented in the arbitral proceeding but omit from the arbitral award। मान लो क्या हुआ, दो पार्टी थी ए और बी, इनके बीच में कोई डिस्प्यूट था, ये गए आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास। मान लो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने क्या किया, अपना डिसीजन दे दिया जिसको अवार्ड बोलते हैं, लेकिन इनको लगा कि भाई ठीक है भाई हमारे ये मैटर थे, ये मैटर थे, लेकिन कुछ मैटर इस डिसीजन के अंदर नहीं आए, कुछ मैटर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल भूल गए और उसके बारे में कोई डिसीजन नहीं आया, तो ये विद इन 30 डेज क्या कर सकते हैं, क्लेम प्रेजेंट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। क्या? किसके लिए? एडिशनल अवार्ड के लिए। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकते हैं किस चीज के लिए? एडिशनल अवार्ड के लिए। सेक्शन 33 सबसेक्शन 4 प्रोवाइड दैट अनलेस अदरवाइज एग्री बाय द पार्टी, a party with notice to other party may request within 30 days from the receipt of award the arbitral tribunal to make additional arbitral award has to claim present in the arbitral proceeding but omit from the arbitral award। ये कहना चाह रहा है कि भाई ये यहाँ पे कहना चाह रहा है कि सेक्शन 33 सबसेक्शन सेक्शन 33 subsection 4 provide that unless otherwise agreed by the party, पार्टी ने कुछ एग्री किया हो, जब तक कुछ एग्री किया हो उसको छोड़ के एक पार्टी क्या कर सकती है, दूसरे पार्टी को नोटिस देके रिक्वेस्ट कर सकती है विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड। किस चीज के लिए? किसको रिक्वेस्ट कर सकती है? दी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को, टू मेक एडिशनल अवार्ड। किस चीज से रिगार्डिंग?
so has to claim present in the arbitral proceeding, कि हमने कोई क्लेम आर्बिट्रल प्रोसीडिंग में प्रेजेंट किया था बट ओमिट हो चुका है फ्रॉम द आर्बिट्रल अवॉर्ड। बट जब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने क्या किया, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने जब ऑर्डर दिया, है ना, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने जब ऑर्डर दिया, डिसीजन दिया, सॉरी मतलब अवार्ड दिया, तो वो क्लेम जो है, कोई क्लेम मान लो कोई 7 चीजों से रिलेटेड केस था और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने सिर्फ 5 चीजों को ही कंसीडर किया, 2 चीजें अपने अवार्ड के अंदर डालना भूल गया, तो इन 2 चीजों के लिए पार्टी रिक्वेस्ट कर सकती है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को कि इनके रिगार्डिंग एडिशनल अवार्ड दिया जाए। क्लियर है? Section 33 subsection 5 provide that if arbitral tribunal consider the request made under subsection 4 to be justified, it shall make additional arbitral award within 60 days from the receipt of request। अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को लगता है कि भाई जो ये एडिशनल अवार्ड के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है ये जस्टिफाई है, तो रिक्वेस्ट के 60 डेज के अंदर अंदर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, एडिशनल अवार्ड दे सकता है। क्लियर है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, नाउ पॉइंट नंबर 3। सेक्शन 33 सबसेक्शन 6, the arbitral tribunal may extend if necessary the period of time within which it shall make correction, give an interpretation or make additional award under subsection 2 and subsection 5। ये कहना चाह रहा है कि एडिशनल अवार्ड के रिगार्डिंग एडिशनल अवार्ड देने में, कोई करेक्शन करने में, कोई इंटरप्रिटेशन देने में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास पावर है, वो टाइम को एक्सटेंड भी कर सकता है। सेक्शन 33 सबसेक्शन 7 स्टेट दैट सेक्शन 31 shall apply to a connection or interpretation of arbitral award or to additional arbitral award made under this subsection। ये कहना चाह रहा है कि सेक्शन 33 सबसेक्शन 7 स्टेट दैट सेक्शन 31 shall apply to a connection or interpretation of arbitral award, कि भाई जो ये सेक्शन 31 है वो अप्लाई होता है किससे रिलेटेड, आर्बिट्रल अवार्ड और एडिशनल आर्बिट्रल अवार्ड की करेक्शन से रिलेटेड और इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड। ये कनेक्शन नहीं है, दिस इज करेक्शन। तो ये बात होती है एडिशनल अवार्ड की। आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड। मान लो अब सेट असाइड का मीनिंग क्या होता है, सेट असाइड का मीनिंग होता है चैलेंज करना। सेट असाइड का मीनिंग होता है चैलेंज करना। सेट असाइड का मीनिंग होता है चैलेंज करना। एप्लीकेशन फॉर सेट असाइड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, मान लो ए और बी ने किसी मैटर को आर्बिट्रेटर के पास लेके गए, आर्बिट्रेटर ने अपना डिसीजन दे दिया, बट मिस्टर ए जो है वो डिसीजन से खुश नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड कर सकता है, चैलेंज कर सकता है। किस तरह से कर सकता है, उसके लिए एप्लीकेशन कहां लगेगी, बात करते हैं। सेक्शन 34 सबसेक्शन में प्रोवाइड दैट recourse to a court again arbitral award may be made only by application for set aside such award in accordance with the subsection 2 and subsection 3। एप्लीकेशन किसके पास लगेगी, कोर्ट के पास लगेगी। सेक्शन 34 सबसेक्शन 2
state that arbitral award may be set aside by court only if the party making application furnish proof that, ये कहना चाह रहा है, party was under some incapacity, arbitration agreement is not valid। कि भाई पहले तो किस कि भाई किस तरह से कोर्ट सेट असाइड कर सकती है किसी आर्बिट्रल अवार्ड को, अगर एप्लीकेशन जो पार्टी ने लगाई है अगर वो उसके साथ कुछ प्रूफ आप दे रहे हो, अगर पार्टी मान लो मिस्टर ए है, वो आर्बिट्रल अवार्ड को क्या करना चाहते हैं, सेट असाइड करना चाहते हैं, तो आप प्रूफ देना पड़ेगा। पहला प्रूफ क्या दे सकते हो कि मान लो पार्टी वाज अंडर सम इनकैपेसिटी, कि पार्टी कैपेबल नहीं थी, या फिर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वैलिड नहीं था, या फिर पार्टी मेकिंग एप्लीकेशन वाज नॉट गिवन प्रॉपर नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रल प्रोसीडिंग और वाज अदरवाइज अनेबल टू प्रेजेंट द केस। ये कहना चाह रहा है कि भाई जो पार्टी एप्लीकेशन लगा रही है ना, कि जिसने सेट असाइड की एप्लीकेशन लगाई है वो ये कह रही है कि भाई मुझे प्रॉपर आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट का प्रॉपर नोटिस नहीं दिया गया, आर्बिट्रल प्रोसीडिंग का प्रॉपर नोटिस नहीं दिया गया, या फिर मैं केस के अंदर प्रेजेंट होने में अनेबल था। आर्बिट्रल अवार्ड डील विद डिस्प्यूट नॉट कॉन्टेम्पलेटेड और फॉलिंग विद इन द टर्म्स ऑफ सबमिशन ऑफ आर्बिट्रेशन, या फिर आर्बिट्रेशन जो था किसी ऐसे मुद्दे से था, किसी ऐसी चीज से था जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर नहीं था। The composition of arbitral tribunal या arbitral proceeding was not accordance with the agreement of party, कि जो आर्बिट्रेटर्स की जो अपॉइंटमेंट थी, है ना, जो आर्बिट्रेटर का जो कॉम्पोजिशन था वो हैज पर द एग्रीमेंट नहीं था। The subject matter of dispute is not capable of settlement by the arbitration under the law for the timing and force, कि भाई अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट कोई ऐसा था कि जो आर्बिट्रेशन के अंदर सेटल नहीं हो सकता था, और जो आर्बिट्रल अवार्ड इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया, और जो आर्बिट्रल अवार्ड है वो पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट है। तो ये कुछ रीजंस हैं, ये कुछ अगर इनमें से कुछ भी प्रेजेंट होता है तो उसके बेसिस पे आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं कोर्ट को, किस चीज की रिगार्डिंग, एप्लीकेशन फॉर द सेटिस्फाइडिंग ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं किन किन रीजन की वजह से। अब ये बोला जा रहा है कि आर्बिट्रल अवार्ड इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया। किन किन रीजन की वजह से हम कह सकते हैं ग्राउंड ऑन विच एन अवार्ड इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द पब्लिक पॉलिसी। ग्राउंड्स, कौन कौन से ग्राउंड्स हैं, ग्राउंड्स ऑन विच an award is in conflict with the public policy। हम किन किन कारणों की वजह से कह सकते हैं कि भाई जो आर्बिट्रल अवार्ड, जो आर्बिट्रेटर्स ने जो डिसीजंस दिया है वो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है। पहला, इट इज मेकिंग ऑफ अवार्ड वाज इंड्यूस और अफेक्टेड बाय फ्रॉड। कोई फ्रॉडुलेंट अवार्ड अगर दिया है, मान लो आर्बिट्रेटर जो था उसने फ्रॉड करके कोई डिसीजन दिया, द मेकिंग ऑफ अवार्ड वाज इंड्यूस और अफेक्टेड बाय फ्रॉड, इट इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द फंडामेंटल पॉलिसी ऑफ इंडियन लॉ, और इट इज कंफ्लिक्ट विद द मोर बेसिक नोशन ऑफ मोरालिटी और जस्टिस। अगर ये रीजन है तो हम कह सकते हैं जो आर्बिट्रेटर अवार्ड जो दिया गया है वो कंफ्लिक्ट करता है किससे, पब्लिक पॉलिसी से। पहला क्या है, द मेकिंग ऑफ द अवार्ड was induced
or affected by fraud. दूसरा, it is contravention with the, it is in contravention with the fundamental policy of Indian law. तीसरा भाई, इट इज कंफ्लिक्ट विद द बेसिक नोशन ऑफ मोरालिटी, जो न्याय और नैतिकता के खिलाफ है, जो भारतीय लॉ की फंडामेंटल पॉलिसी के खिलाफ है, जो फ्रॉड के से इफेक्टेड है, जो धोखाधड़ी में देके कोई डिसीजन दिया गया है। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कोई भी अगर आर्बिट्रल डिसीजन दिया गया है वो कॉन्फ्लिक्ट करता है पब्लिक पॉलिसी में। क्लियर है? समझ आ गए? आगे बात करते हैं। अब हमारे आगे आता है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग। आर्बिट्रेशन प्रोसीजर क्या होता है? आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग कह लो या आर्बिट्रेशन प्रोसीजर कह लो, क्या होता है? आर्बिट्रल प्रोसीडिंग, आर्बिट्रल प्रोसीडिंग क्या होती है, या आर्बिट्रेशन प्रोसीजर क्या होता है, इसकी बात करते हैं। सेक्शन 23 से लेके सेक्शन 27 बात करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस। सबसे पहले आता है स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस। विद इन द पीरियड ऑफ टाइम एग्री अपॉन बाय द पार्टी or determined by the tribunal, the claimant has to state the fact in supporting his claim, the point at issue, and the relief and remedies sought. Similarly, the respondent shall also state his defense in the respect of his particular. तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आता है statement of claims एंड डिफेंस। तो सबसे पहले ये आता है। तो इसमें क्या होता है? विद इन द पीरियड ऑफ टाइम, विद इन द पीरियड ऑफ टाइम एग्रीड बाय द, विद इन द पीरियड ऑफ टाइम agreed by the parties or determined by the tribunal। क्या करना है? क्लेमेंट को, जो दो पार्टी होती है, क्या होती है? क्लेमेंट, जो क्लेम करती है, उसको क्या करना है? क्लेमेंट हैज टू स्टेट फैक्ट इन सपोर्टिंग हिज क्लेम। क्लेमेंट को वो फैक्ट बताने हैं जिसकी वजह से वो क्लेम कर रहा है, पॉइंट ऑफ इश्यू बताना है, क्या वो रिलीफ चाहता है वो बताना है। तो इसमें क्या करना है? क्लेमेंट को पॉइंट ऑफ इश्यू बताना है, पॉइंट ऑफ इश्यू। क्लेमेंट हैज टू स्टेट the fact in supporting the claim, the point of issue, and the relief or remedy। कोई रिलीफ और रेमेडी जो वो चाहता है वो बतानी है। और ऑन द अदर हैंड सिमिलरली रिस्पोंडेंट शैल ऑल्सो स्टेट, रिस्पोंडेंट को क्या बताना है? हिज डिफेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर। द रिस्पोंडेंट शैल also state his defense in respect of these particular, ये बताना है। दूसरा, hearing and writing procedure।
हियरिंग एंड रिटन प्रोसीडिंग क्या होती है? हियरिंग एंड रिटन प्रोसीडिंग, तो पहला स्टेज क्या होती है, ये पहली स्टेज लगा लो आप, जिसमें क्लेमेंट अपना क्या करता है, फैक्ट बताता है, जो सपोर्ट करते हैं उसको, क्लेम को, पॉइंट ऑफ इश्यू बताता है, क्या वो रेमेडी चाहता है, क्या वो रिलीफ चाहता है, और ऑन द अदर हैंड जिसके खिलाफ उसने केस किया है वो रिस्पोंडेंट होता है, और रिस्पोंडेंट को भी अपने डिफेंस में कुछ ना कुछ बताना होता है। आगे बात करते हैं, अब आगे बात करते हैं हियरिंग एंड रिटन प्रोसीडिंग। अब हमारे पास आगे आता है हियरिंग एंड रिटन प्रोसीडिंग। इट इज ओपन टू द पार्टी टू एग्री फॉर होल्डिंग ओरल हियरिंग फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस or for oral argument or alternatively for conduct proceeding on the basis of documents such as affidavit। ये कहना चाह रहा है कि भाई जब आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी तो ये पार्टी के बीच में एग्रीमेंट होता है कि वो किस तरह से प्रोसीडिंग कंडक्ट करेंगे, वो किसके बेसिस पे, कि भाई आप या तो ओरल हियरिंग कंडक्ट करोगे या फिर एविडेंस के बेसिस पे, उसके डॉक्यूमेंट के बेसिस पे रिटर्न में आप जो प्रोसीडिंग है वो लेके यहाँ पर चलेंगे। हियरिंग एंड रिटन प्रोसीडिंग्स, दूसरा पॉइंट होता है हियरिंग एंड रिटन प्रोसीडिंग्स। हियरिंग एंड रिटन प्रोसीडिंग्स, it is open to the party to agree for holding oral hearing for presentation of evidence or for oral argument or alternatively। देखो पार्टी के बीच में ये एग्री होता है, इट इज ओपन टू द पार्टी, पार्टी के बीच में ये एग्री होना चाहिए कि जो भी हेयरिंग होगी या तो आप ओरल हियरिंग कंडक्ट कर लो फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस, for presentation of evidence or for oral argument, या फिर आप प्रोसीडिंग कंडक्ट कर लो ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट। और आपके पास दूसरा अल्टरनेटिव भी है कि भाई या तो आप ओरल प्रोसीडिंग कंडक्ट कर लो या फिर आप प्रोसीडिंग कंडक्ट करो, प्रोसीडिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट, या फिर आप डॉक्यूमेंट के बेसिस पे प्रोसीडिंग कंडक्ट करो, सच एज एफिडेविट, सच एज एफिडेविट। In the absence of any such agreement, decision in this regard may be taken by arbitral tribunal। अगर पार्टी ने, देखो वैसे पार्टी फ्री है, वो डिसाइड कर सकती है या तो वो ओरल हियरिंग कर ले या फिर डॉक्यूमेंट के बेसिस पे रिटर्न में, अगर वो आप कुछ चाहते हो प्रोसीडिंग करें एफिडेविट के बेसिस पे। अगर ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, अगर पार्टी एग्री नहीं होती, अगर एग्रीमेंट नहीं है, तो इसके रिगार्डिंग जो डिसीजन है, डिसीजन इन दिस रिगार्ड में भी टेकन बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा कि भाई किस तरह से डिसीजन लेना है। क्लियर है? आगे बात करते हैं। अमेंडमेंट, पॉइंट नंबर 3, अमेंडमेंट। अमेंडमेंट क्या होता है? पार्टी में अमेंड और सप्लीमेंट दी स्टेटमेंट ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग अनलेस पार्टी हैव एग्रीड अदरवाइज or arbitral tribunal consider it appropriate to allow the amendment or supplement due to delay in making it। ये कहना चाह रहा है कि भाई ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो
पार्टी क्या कर सकती हैं, स्टेटमेंट को अमेंड कर सकती है, सप्लीमेंट कर सकती है, unless otherwise or unless party have agreed otherwise or arbitral tribunal consider it inappropriate. चौथा, determination of rule of arbitration proceeding. According to section 19, the arbitral tribunal is neither bound by the Code of Civil Procedure nor by the Indian Evidence Act. Court assistance in taking evidence. Arbitral tribunal as well as any party with approval of the arbitral tribunal can apply to the court for assistance in taking evidence. Section 29 of the Act provides for decision by majority where there is more than one arbitrator. Appointment of expert by arbitral tribunal. Section 26 of the Act provides for the appointment of experts subject to agreement between the parties. तो ये आर्बिट्रल प्रोसीडिंग होगी, इस तरह से चलती है। आगे बात करते हैं। अब हमारे आगे आता है पॉइंट नंबर 2, कॉन्सिलेशन क्या होता है। अब हमारे आगे आता है कॉन्सिलेशन क्या होता है। कॉन्सिलेशन क्या मीनिंग होता है कॉन्सिलेशन का? मीनिंग, conciliation is a informal process in which conciliator try to bring disputant to agreement. conciliation क्या होता है? ये इनफॉर्मल प्रोसेस होती है जिसमें मीडिएटर जो होता है, कॉन्सिलेटर जो होता है, जो कॉन्सिलेटर होता है वो ट्राई करता है टू ब्रिंग द डिस्प्यूट टू एग्रीमेंट, टू सेटलमेंट. ही डज इज बाय लोअरिंग टेंशन. वो किस तरह से करता है? ही डज दिस बाय, किन किन तरीकों से कॉन्सिलेशन किया जा सकता है? लोअरिंग टेंशन, टेंशंस को कम करना, इंप्रूव करना, कम्युनिकेशन, इंटरप्रेटेड करना इश्यूज, इंटरप्रेटेड करना इशू, प्रोवाइड करना टेक्निकल असिस्टेंट, एक्सप्लोर पोटेंशियल सॉल्यूशन, एक्सप्लोर करना पोटेंशियल सॉल्यूशंस एंड ब्रिंग अबाउट नेगोशिएटेड, एंड ब्रिंग अबाउट नेगोशिएटेड सेटलमेंट, ब्रिंग अबाउट नेगोशिएटेड सेटलमेंट. तो किन किन तरीकों से कॉन्सिलेशन किया जा सकता है? कॉन्सिलेशन एक इनफॉर्मल प्रोसेस है जिसमें कॉन्सिलेटर ट्राई टू ब्रिंग द डिस्प्यूटेड टू एग्रीमेंट. और वो एक कॉन्सिलेशन करने के तरीके क्या हैं? लोअरिंग टेंशन, इंप्रूविंग कम्युनिकेशन, इंटरप्रेटिंग इशू, प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंट, एक्सप्लोरिंग पोटेंशियल सॉल्यूशन, ब्रिंगिंग अबाउट द नेगोशिएटेड सेटलमेंट. The act give a formal recognition to conciliation in India. Number of conciliators. There shall be one conciliator unless the party agree that there shall be 2 or 3 conciliators. मतलब अगर पार्टी ने एग्री नहीं किया तो एक कॉन्सिलेटर होगा, अदरवाइज 2 या
3 कॉन्सिलेटर हो सकते हैं। वेयर देयर आर मोर देन 1 कॉन्सिलेटर दे वोट अ जनरल रूल टू एक्ट जॉइंटली। अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्सिलेटर्स। अब हमारे आगे आता है अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्सिलेटर। अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्सिलेटर in conciliation proceeding with one conciliator, the party may agreement on the name of sole conciliator. In conciliation proceeding, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि अगर कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग के अंदर एक कॉन्सिलेटर है तो पार्टी में एग्री ऑन द नेम ऑफ सोल कॉन्सिलेटर। इन कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग 2 कॉन्सिलेटर ईच पार्टी में अपॉइंट 1 कॉन्सिलेटर। इन कॉन्सिलेटर proceeding 3 conciliator each party may appoint 1 conciliator and the party may agree on the name of third conciliator who shall act as a presiding conciliator। ये कहना चाह रहा है कि अगर एक कॉन्सिलेटर है तो पार्टी जो है उस कॉन्सिलेटर के नाम पर एग्री होनी चाहिए। पार्टी मे एग्री ऑन द नेम ऑफ सोल कॉन्सिलेटर। अगर कॉन्सिलेटर 2 हैं तो हर एक पार्टी एक कॉन्सिलेटर अपॉइंट करेगी। अगर कॉन्सिलेटर 3 हैं तो हर एक पार्टी एक कॉन्सिलेटर अपॉइंट करेगी और बाकी रिमेनिंग एक कॉन्सिलेटर के लिए दोनों पार्टी एग्री करेंगी एज अ प्रिसाइडिंग कॉन्सिलेटर। रोल क्या होता है कॉन्सिलेटर का? व्हाट आर द रोल्स ऑफ कॉन्सिलेटर? बात करते हैं। बात करते हैं रोल क्या होता है कॉन्सिलेटर का। रोल ऑफ conciliator. The conciliator shall assist the party in an independent and impartial manner in their attempt to reach amicable settlement of dispute. conciliator जो है पार्टी की मदद करेगा एक इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल मैनर में इन देयर अटेम्प्ट टू रीच, और कोशिश करेगा कि भाई जो डिस्प्यूट है पार्टी के बीच में वो सेटल हो जाए। दूसरा, conciliator shall be guided by principle of objective fairness, justice, giving consideration to, among other things, the right obligation of party, uses of trade concern, circumstances surrounding the dispute, including any previous business practice within the party। कि भाई जो conciliator होगा वो guided होना चाहिए by principle of natural justice, principle of fairness, principle of objectivity, और कॉन्सिलेटर दूसरी चीजों को भी ध्यान में रखेगा जैसे पार्टी की राइट्स क्या है, ऑब्लिगेशंस क्या है, यूजेस ऑफ ट्रेड क्या है, सर्कमस्टांसेस ऑफ सराउंडिंग ऑफ डिस्प्यूट्स क्या है, तो सारा। कॉन्सिलेटर में कंडक्ट द कॉन्सिलेटरी प्रोसीडिंग इन सच अ मैनर हैज ही कंसीडर्ड एप्रोप्रिएट टेकिंग इनटू अकाउंट द सब्जेक्ट सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, द विशेस ऑफ द पार्टी मे एक्सप्रेस इंक्लूडिंग एनी रिक्वेस्ट बाय द पार्टी दैट कॉन्सिलेटर हियर फॉर सेटलमेंट। ये सारी करेगा और ट्राई करेगा स्पीडी सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट की। कॉन्सिलेटर में एट एनी स्टेज ऑफ कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग मेक प्रपोजल फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। सच प्रपोजल नीड नॉट टू बी इन राइटिंग, नीड नॉट टू बी अकम्पनीड बाय स्टेटमेंट ऑफ रीजन। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा ये आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन का जो चैप्टर है फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, रजिस्ट्रेशन एक्ट। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे रजिस्ट्रेशन एक्ट शुरू करेंगे।
अभी के लिए इसमें इतना ही है। थैंक यू सो मच।